अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते होंगे, तो आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन, सवाल, दुविधा बना रहता है कि क्या मैं म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाऊँ या फिर डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू इन्वेस्ट करूँ? तो आइए आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चंस, ये दुविधा को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरे 9 पैरामीटर्स के ऊपर आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा कि आपके लिए क्या सही है, म्यूचुअल फंड का रास्ता या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। और अंत में ये भी बताऊँगा कि अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करना है, तो फिर उसमें क्या-क्या पैरामीटर्स हमें देखना चाहिए, क्या-क्या पढ़ना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश राणा। वेलकम यू ऑल इन योर चैनल गुड लक फाइनेंस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं क्विकली बता दूं कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग क्या होता है। समझिए कि इसे एक क्रिकेट के गेम की तरह कि क्या हो अगर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल हो कि आप अपने लिए प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं। फिर आप विराट कोहली को करते हैं, रोहित शर्मा को करते हैं या फिर मनीष पांडे को करते हैं, ये आपके अधिकार में है। और ये होता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कि आप अपने लिए खुद कंपनी चूज करते हैं कि आपको कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड क्या होता है कि ये काम आप एक एक्सपर्ट को दे देते हैं, एक कोच को दे देते हैं। आप ये काम गौतम गंभीर को देते हैं या राहुल द्रविड़ को कि अब गौतम गंभीर आपके लिए प्लेयर्स को चूज करता है। फिर वो विराट कोहली को करे, रोहित शर्मा को करे, कुलदीप यादव को करे या फिर श्रेयस अय्यर को करे, ये उसका जिम्मेदारी हो जाता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड के केस में ये जिम्मेदारी फंड मैनेजर का रहता है कि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे अलग-अलग कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो आइए अब एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स, म्यूचुअल फंड हाउस के पास अपना एक एक्सपर्ट टीम रहता है, उसके पास नॉलेज है, टाइम है, रिसोर्स है। बट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सारे काम आप अपने लिए खुद कर रहे हों। आप अकेले सारा रिसर्च करते होंगे, आप अकेले ही उस इमोशन को भी मैनेज कर रहे हैं और अपना टाइम भी दे रहे हैं। अपना जो अलग जो काम कर रहे हैं उसके साथ-साथ में ये भी काम। म्यूचुअल फंड हाउस के केस में उसके पास हर चीज़ के लिए एक सेपरेट टीम है जो पर्टिकुलर वही उसका काम है। वो नॉलेजेबल भी है, उसके पास टाइम भी है और अनलिमिटेड रिसोर्स भी है। तो इस केस में म्यूचुअल फंड हाउस को अच्छा पॉइंट मिल जाता है और हमारे को नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ है कि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें दोनों का मोर और लेस सेम है। क्योंकि अगर आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालना है, तो जितना इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड हाउस निकालता है उतना आप भी निकाल सकते हैं। थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड हाउस के पास एक्सेस ज़्यादा रहता है क्योंकि वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से मिल सकता है और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं मिल सकता है, ना ही मैनेजमेंट उसको एंटरटेन करेगा। तो ये पॉइंट्स में मोर और लेस सिमिलर है, बट थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा-सा पावर म्यूचुअल फंड हाउस के पास ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3 कि आप म्यूचुअल फंड के केस में आप अपना टेंशन नहीं पालते हैं। आप ये सारा का सारा टेंशन फंड मैनेजर के सर पे डाल देते हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ये सारा का सारा टेंशन आप लोग पालते हैं। आप खुद से रिसर्च करते हैं, अपना समय भी देते हैं, पैसा भी लगाते हैं, तब जाकर के इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका जो कोर एक्टिविटीज़ है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि आप कोर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाते। यही टाइम, रिसोर्स और मनी को अगर आप कोर एक्टिविटीज़ में यूज़ कीजिए, तो आपका कोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेल होगी क्योंकि ऑलरेडी आप उस अपना कोर एक्टिविटीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब ये काम आप डाइवर्ट कर देते हैं, थोड़ा समय अपने के लिए रिसर्च करते हैं, तब वो आपका जो कोर एक्टिविटीज़ है, वहाँ कहीं न कहीं थोड़ा-सा कमी आ जाता है। और जब आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं, तो भले आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा मार्केट पे रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरा स्टॉक किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो अगर आप में से जो लगा रहे होंगे, उसको इस चीज़ का बहुत अच्छे से समझ होगा। वो इस चीज़ को पकड़ पा रहे होंगे, कितना उन्हें दिक्कत होती है। उनका मन तो यहीं रहता है, भले वो फिज़िकली कहीं भी रहे। पॉइंट नंबर 4, कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में थोड़ा स्लोली काम करता है। अब आप बोल रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्या फ़ॉर्मूला बदल जाता है जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली और जब म्यूचुअल फंड में? नहीं, फ़ॉर्मूला नहीं बदलता है, फ़ॉर्मूला सेम रहता है। चेंज कहाँ आता है? आइए थोड़ा इसको डिटेल्स में एग्ज़ाम्पल के साथ में समझते हैं। एक कंपनी लगातार 15 साल, 20 साल या 10 साल तक परफ़ॉर्म करे बेटर, ये पॉसिबल नहीं है। तो होता ये है, आपको टाइम टू टाइम उसको बाय एंड सोल्ड करते रहना पड़ता है। आज कोई कंपनी को खरीदे, 1 साल तक होल्ड किए या 2 साल तक होल्ड किया और फिर 2 साल के बाद उसको बेच दिए। यही काम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी करता है। बट चेंजेस यहाँ आता है। एग्ज़ाम्पल्स के लिए समझिए कि आप एक कंपनी में 10 लाख का इन्वेस्ट किए। अगला 1 साल में वो इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 12 लाख हो गया। आपको लगा कि आगे ये स्टॉक नहीं चलेगा और आप वो स्टॉक को बेचना चाहते हैं। तो आपको गेन कितना हुआ? 2 लाख का। अब उस 2 लाख पे आपको सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद
फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर में आप बेच रहे हैं। जो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है, ये पहले 15% हुआ करता था। बट जब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वही कंपनी में लगाता है, वो भी 10 लाख लगाता है और 1 साल के अंदर में उसका इन्वेस्टमेंट भी 12 लाख हो जाता है, वो भी बेच देता है, उसका गेन भी 2 लाख हो, बट उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं देना होता है। तो उसका कैपिटल गेन कितना हुआ? 2 लाख हुआ। वो 2 लाख प्रॉफिट कमाया। आपका भी कैपिटल गेन 2 लाख हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ आप टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिए, जिसके कारण आपका नेट प्रॉफिट अराउंड 1.5 लाख के आसपास में बच जाता है। 20% उसके ऊपर एसटीजी, फिर उसके ऊपर एजुकेशन सेस और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन सेस, तो लमसम 1,50,000 से 60,000 के आसपास में आपका बच जाता है। तो यहाँ डिफरेंस 50,000 का आ गया। 50,000 अमाउंट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास ज़्यादा आया। अब फिर आप आइए पुराना कंपाउंडिंग का फॉर्मूला में। कंपाउंडिंग में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, एक अमाउंट, दूसरा टाइम, तीसरा रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तो दोनों का सेम रहा, 1 साल, और वो भी सेम रेट से ग्रो किया। डिफरेंस आ गया कहाँ? अमाउंट्स में। वो 2 लाख उसका अमाउंट है और आपका अमाउंट 1.5 लाख है। ये प्रक्रिया चलते जाता है। आप जब जब सॉल्व करते हैं, आपको हर बार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। आपको हर बार या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को नहीं देना होता है। इसका प्रॉफिट उसको हो जाता है। इसीलिए कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा स्पीडली काम करता है और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में थोड़ा स्लोली काम करता है। पॉइंट नंबर 5, म्यूचुअल फंड आपको कम पैसा में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देता है, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं देता है। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप 1,000 आपका पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। आप 1,000 इन्वेस्ट किए एक XYZ कंपनी में और उसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 1,000 रुपया, तो आपको 1,000 में एक ही स्टॉक्स मिलेगा। वहीं आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, उस फंड में 75 से 100 स्टॉक्स है, तो आपका 1,000 पैसा वो 75 या 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ, मतलब आपको 1,000 में 100 कंपनी मिल गया। यहाँ पे 1,000 में सिर्फ एक कंपनी मिला। तो म्यूचुअल फंड आपको कम पैसा में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देता है। ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपका रिस्क को कम कर देता है। पॉइंट नंबर 6, म्यूचुअल फंड आपको डिसिप्लिन बनाता है, जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है तो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के केस में आप इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू, मंथली हो सकता है वो, या वीकली हो सकता है, या क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, या फिर ईयरली। स्टॉक में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका इमोशन आ जाता है। जब आप देखिए कि प्राइस थोड़ा कम हो रहा है, तो आपको लगे अरे थोड़ा और कम कर लेते हैं, थोड़ा और गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा और गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। जब बढ़ रहा होगा तो आपको लगे ये तो बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दी। तो वो डिसिप्लिन डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में नहीं आ पाता है, जितना डिसिप्लिन आपको म्यूचुअल फंड आपको लिए बनाकर देता है। पॉइंट नंबर 7, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग ज़्यादा रेगुलेटेड है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। ऐसा क्यों? म्यूचुअल फंड मैनेजर ऐसा नहीं कि वो अपने मर्जी से कुछ भी और कहीं भी इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका भी एक गाइडलाइंस बना हुआ है, उसका रेगुलेशंस बना हुआ है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सामने ये प्रूव करना पड़ता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ये इन्वेस्टमेंट क्यों बेटर है, ये इन्वेस्टमेंट बाकी से क्यों अच्छा है। और ये अगर उसका इन्वेस्टमेंट गलत होता है और वो बार बार अगर गलती करता है, तो उसको डर रहता है कि हमें नौकरी से निकाला जा सकता है। तो उसके ऊपर कोई पूछने वाला है कि तुम ये काम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उसको ट्रैक करने वाला है। पर जब हम खुद से डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे को पूछने वाला कौन है? कोई नहीं है। हम अपने पैसे के स्वयं मालिक हैं। हम खुद के ऊपर मेरा कंट्रोल है, और ये सबसे बड़ा गलती है इन्वेस्टमेंट के दुनिया में। क्योंकि जब हमें कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो हम अपने गलती को कभी ट्रैक ही नहीं कर पाते, हम अपने गलती को कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते। और ऐसे भी ह्यूमन बींग्स में आदमी खुद के लिए वकील बहुत बढ़िया और दूसरे के केस में जज बहुत अच्छा बनता है। तो इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग यहाँ भी हमारे लिए खराब होता है, और म्यूचुअल फंड थोड़ा बेटर है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। पॉइंट नंबर 8, जब हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। हमें एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स को हम रिव्यू करते हैं, डेली बेसिस पे न्यूज़ ट्रैक करते हैं, हम सेक्टोरियल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कौन कौन इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, अलग अलग बिजनेसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारा नॉलेज हो जाता है। हमें अलग अलग बिजनेस के बारे में भी पता चल जाता है कि किस बिजनेस को कैसे रन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
कौन सा बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे कुछ हमें पता चलता है। ये चीज़ें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट के केस में नहीं होता, क्योंकि हमें उतना सारा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। हम उतना सारा कुछ नहीं पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में। तो इस केस में डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग अच्छा है ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 9, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग ज़्यादा रिस्की है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही 32 ऐसे स्कीम का ऊपर एनालिसिस किया जिसका 25 साल से ज़्यादा हो गया है इस शुरुआती हुए, और वो 32 स्कीम में से कोई भी एक भी ऐसा स्कीम नहीं था जिसने जीरो रिटर्न या निगेटिव रिटर्न दिया, और बहुत सारे का मैक्सिमम्स का था 18 to 19% केगर का इस रेट। केगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 18 से 19% था बहुत किसी स्कीम्स का। वॉरेन बफेट का हम लोग देखते हैं तो उनका केगर रेट था 18%। बट स्टॉक्स में, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में आप ऐसा रिसर्च कीजिए कि ऐसा बहुत सारे कंपनीज थी जो पिछला 25 साल पहले थी बट आज नहीं है, वो कंपनी डिलिस्ट हो चुकी है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है। जब भी फॉल आता है, चाहे वो 2008 का हो या 2000 का .com बबल हो या फिर 2020 का हो कोविड के टाइम पे, या फिर अभी जो चल रहा है, बहुत सारे जो कंपनियां जो है उसका जो अभी लो प्राइस है वो कभी अपने ऑल टाइम हाई को टच ही नहीं कर पाती है, और बहुत सारी कंपनीज तो डिलिस्ट हो जाता है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है। बट ये चीज़ म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। आप एनालाइज कर सकते हैं, आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क भी है कि ऐसे आप कितने म्यूचुअल फंड इन स्कीम को जानते हैं जिसने जीरो हुआ है, जो बंद हुआ है। आपको एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा जो पिछला 20 साल में या 25 साल में उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ने जीरो रिटर्न दिया है या निगेटिव रिटर्न दिया है। बट ये चीज़ पॉसिबल है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में। अब तक हम लोगों ने वन बाय वन करके पूरा 9 पैरामीटर्स के ऊपर एनालिसिस किए कि क्या आपके लिए सही है, म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। यहाँ पे यही दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो किसी और तीसरा एलिमेंट्स को मत लाइएगा। पूरे एनालिसिस से यही पता चलता है कि म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सेफ है, एक कॉमन पीपल के लिए, एक आम आदमी के लिए। अगर आप जिम सिमंस, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला या फिर रामदेव अग्रवाल सर जैसे हैं, फिर नो डाउट आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना चाहिए। बट अगर आप उतना ज़्यादा समय नहीं दे सकते, उतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, उतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, फिर नो डाउट आपको लिए एक म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ रास्ता है, ज़्यादा सुटेबल है। और आपके लिए एक रियलिटी चेक, अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग जाना चाहिए, फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, क्या मैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, उसे रिव्यू करता हूँ, क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता हूँ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपने इन्वेस्टिंग कंपनी प्लस उसके जो पीयर्स कंपनी है उसका, क्या मैं सेक्टरियल रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, क्योंकि वहीं से तो आपको पता चलेगा कौन सा सेक्टर सनराइज सेक्टर है, कौन सा सनसेट सेक्टर है, किस सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या मैं वैल्यूएशंस करता हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक अच्छा कंपनी फाइंड आउट कर भी लिए लेकिन वो आपको महंगे प्राइस पे मिल रहा है, फिर भी आपके लिए लॉस है। और कोई आपको सस्ते प्राइस पे मिल रहा है लेकिन वो कंपनी अच्छा नहीं है, वो भी नुकसान है। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या सही है, म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। तब तक ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों का जिसको ये कंफ्यूजन है कि उसके लिए क्या सही है, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।